कैसे हैं पटेल साहब? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं मेहता साहब? बहुत बढ़िया। एक चाय प्लेट। ठीक है पप्पा। अरे थके क्या? ऊनी आवाज निकले हवे। શું કરો છો? डैड શું કરો છો? अरे डैड इधर तो देखो एक बार। डैड एक बार देख लो डैड। अरे एडमिटेड डैड, आप मुझे ना रेस में हरा ही नहीं सकते हो। देख लेना बेटा, एक दिन तुझे जरूर हराऊंगा। मैं देखूंगा कैसे हराओगे आप। अच्छा एक बार तो इधर देखो। अरे डैड देखो ना। डैड कम ऑन, इट्स अ शॉर्टकट। डैड कम ऑन। जय कहाँ जा रहे हो? रास्ता ऊपर खावड़ है। डैड एक बार नए रास्ते पे चल के तो देखो, न जाने लाइफ आपको कहाँ पर ले जाए। कम ऑन डैड। जय डैड एनर्जी, कम ऑन। अच्छा रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। जब एक पिता और बेटा आपस में अच्छे दोस्त भी हो तो यह रिश्ता और भी गहरा हो जाता। गुजरात के अमरेली शहर में रहने वाले मिस्टर रमेश मेहता और उनके बेटे जय मेहता के बीच भी ऐसा ही दोस्ती का रिश्ता था, जहां वो एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह मजाक करते, लड़ते और फिर एक दूसरे को मना भी लेते। लेकिन जब ऐसे पिता का सबसे अच्छा दोस्त उससे जुदा हो जाए तो उस पिता पर क्या बीतती है, आइए देखते हैं। चल बेटा चल, अब तो तू फंस गया। बेटा ये कोई रेस नहीं, दिमाग का खेल है, दिमाग का। देख तेरा घोड़ा गया। अब घोड़े दौड़ाना बंद करोगे कि ये सामान लेकर आओगे? अरे मिसेस नेगी है ना, अरे वो राजकोट वाली अपने हस्बैंड के साथ आ रही है। बहुत दिनों से कह रही थी आने का, तो मैंने उसे कह दिया कि आ जाओ। और पता है उसकी बेटी भी आ रही है। उसकी बेटी वो दिल्ली में पढ़ती है ना। मिसेस नेगी कह रही थी कि हमारा बेटा जय उससे कभी मिला ही नहीं है, इसी बहाने वो उसे देख भी लेगा और बात भी आगे बढ़ जाएगी। एक मिनट माँ, बात को बात तक रखना, ठीक है? शादी वादी का चक्कर मत चलाना वहाँ पे। आपको पता है ना मेरे और तेजल के बारे में, फिर क्यों ये सब यार? इस बार मैं तेरी बात नहीं सुनने वाली हूँ। उस परिवार में तेरी शादी नहीं हो सकती बस। परिवार से क्या लेना? तेजल अच्छी लड़की है ना। मैं कुछ नहीं जानती। और आप क्यों इस तरह मुँह हिला रहे हैं? कुछ बोलेंगे भी नहीं? जय अरे अब देख लेना नेगी की बेटी को। डैड कम से कम आप तो मेरी साइड में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार देखने में बुराई क्या है? बुराई है डैड। यू गाइस नो अबाउट मी एंड तेजल। और एक और बार शादी का रिश्ता आया ना तो मैं तेजल के साथ भाग के शादी कर लूंगा। गुस्से में बिल्कुल तुम्हारी जैसा है ना। वैसे भी अगर भाग के शादी कर लेगी तो जाएगा कहाँ? आएगा तो घर ही में ना। मेरी मॉम को नहीं जानती हो, शादी की बात तुम्हारी और मेरी मॉम की खूब जमेगी। शादी होगी तब ना यार, फिर नेगेटिव सोच। तो मैं अब क्या कहूँ जय, तुम जानते हो ना भैया को, वो मेरी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से करवाना चाहते हैं और तुम सीए बनना चाहते हो। तुम्हारी और उनकी सोच कभी मैच नहीं करेगी और हम दोनों ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे। शादी तो हम दोनों की एक दूसरे से ही होगी। वो तो मैं पिछले 3 साल से सुन रही हूँ। बाबू तो कुछ दिन और सब लो, ठीक है? जल्दी ना मेरी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ओह नो, भैया का फोन। अगर उन्हें पता चला मैं शालिनी के नहीं तुम्हारे साथ हूँ ना तो जान ले लेंगे मेरी। बात तो करो। जी भैया, मैं बस रास्ते में ही हूँ।
15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। जी भैया, बस आ रही हूँ जी। ओह नो, तुम जानते नहीं हो भैया को, उनका कोई भरोसा नहीं। मैं तो जा रही हूँ। अरे तुम्हारे भैया की ना कसम से, ये तो मैं शराफत में चुप बैठा हूँ, नहीं तो। तुम ना बस बातें ही बनाते रहो, अब मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे तेजल, अरे सुन तो यार तेजल। अरे आज दोनों बाप बेटी जल्दी आ गए, शायद दौड़ते दौड़ते थक गए होंगे। हमेशा बोलती हूँ खजूर खाया करे, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में। ये किधर है? कौन हो तुम लोग? बोल। ये क्या है? कहाँ जाए? ये बता, किधर है जाए? बता, किधर है वो? बोलती कि नहीं? कौन हो? अपने बेटे को बोल देना कि वो तेजल से बात ना करे। बात तो दूर, उससे मिले भी नहीं, समझे? समझा देना उसे। मैंने समझाना शुरू किया ना, बहुत भारी पड़ेगा उसे, समझे? बोलो। अरे ये लोग माँ, क्या हो गया? माँ क्या है ये सब? ठीक हो? माँ क्या हुआ, कुछ बोलोगी माँ? देख लिया ना, ये सब तो होना ही था। तेरे प्यार का नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। तेजल के भाई के गुड्डे आए थे, उन्होंने ये सब किया है। हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तेजल की वजह से हुआ है। माँ प्लीज फिर से शुरू मत करो माँ, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है माँ। चले धर्मेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डैड प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज जाने दो। डैड जा रहा तू? बेटा गुस्से को थूक दे, गुस्से से कुछ नहीं होना। डैड मेरा जी घुट रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। डैड देख बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू कोई गलत काम करे, सुन रहा ना? डैड प्लीज। मेरी आंखों में देख, देख मेरी आंखों में, तू कोई गलत काम नहीं करेगा। यार डैड मैं आ जाऊंगा। हाँ पापा मैं आ जाऊंगा, आप प्लीज पहले माँ को समझाओ। अरे तेरी माँ को मैंने समझा दिया है, तो बस घर आ जा, अपना गुस्सा थूक दे। मैं आ जाऊंगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे आ जाएगा हीरो, आ जाएगा। जय का फोन लग ही नहीं रहा। जुल्म घबरा रही थी, आ गया तुम्हारा बेटा। जय की बाइक नहीं थी। तो आ जाएगा ना वो। तुम ना बेकार में घबरा रही हो। जाओ खाना लगाओ, देखना खाना लगते ही वो आ जाएगा। शर्मा जी, जय है उधर? नहीं आया? अमित भाई, जय गया था आपके उधर? नहीं गया? राहुल बेटा जय है वहां? अंकल जय तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है? नहीं, मुझे लगा कि वो शायद तुम्हारे पास हो। जी अंकल वो मेरे साथ ही था, लेकिन कुछ घंटे पहले वो यहाँ से चला गया है। आपका फोन आया था, उसके बाद फिर तेजल का फोन आया और वो बात करते करते चला गया यहाँ से। राहुल से फोन पे बात हुई, वो कह रहा था जय कुछ ही घंटे पहले वहां से निकल गया है। तेजल से फोन में बात कर रहा था। ये दोनों भाग तो नहीं गए? कैसी बात करती हो? जय ऐसा काम नहीं कर सकता है। हाँ गुस्से में उसने जरूर कुछ कह दिया होगा, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता। जय ने तेजल के साथ भाग जाने की बात कही जरूर थी, लेकिन जितना मिस्टर मेहता अपने बेटे को जानते और समझते थे,
उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। लेकिन जिस तरह से जय और उसकी मां के बीच बहस हुई थी और जय जितना अपनी और तेजल की शादी को लेकर परेशान था, उससे मिस्टर मेहता के अंदर कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो गया था कि वाकई कहीं जय ने ऐसा कदम उठा तो नहीं लिया। आखिर कहां था जय? क्या वाकई वो तेजल के साथ कहीं भाग गया था या बात कुछ और थी? देखो धर्मेश, जय काफी देर तक घर नहीं लौटा है। मुझे लगता है वो और तेजल शायद भाग गए। हमें चलकर उन्हें ढूंढना चाहिए, समझाना चाहिए। वैसे भी लड़ाई करके आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। तू पागल हो गया है क्या बुड्ढे? हाँ? तेरा बेटा मेरी बहन को भगा कर लेकर जाए, जान नहीं ले लूंगा उसकी अगर उसने ऐसा सोचा भी तो। और रही बात मेरी बहन की, तो वो बिल्कुल महफूज है। बिल्कुल महफूज? हाँ, लेकिन नहीं आ रहा। तेजल, बेटा जैसे बात हुई तुम्हारी, कहाँ है वो? तुम दोनों आज मिलने वाले थे ना? तुमसे बात करने के बाद जब मिल ही नहीं रहा है। बेटा बताओ जय कहाँ है? कुछ तो बोलो, कहाँ है जय? तेजल को अंदर लेकर जाओ। तेजल तुम बेटा, तुम्हारी क्या बात हुई जैसे? तेजल, तेजल बताओ जय कहाँ है? तेजल कहाँ है मेरा बेटा? मुझे क्या पता तेरा बेटा का? अगर तूने मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा धर्मेश, याद रखना। तू पागल हो गया है क्या? मैंने तेरे बेटे के साथ कुछ नहीं किया है, समझा? तेरा बेटा के डर के मारे भाग गया होगा। अच्छा हुआ मेरी बहन का पीछा छूटा। और अब तू भी अपनी ये नाटक बनकर और निकल यहां से, समझा? जुगना नगर की रिपोर्ट का क्या हुआ? दोनों की रिपोर्ट बन गई सर। दूसरी बॉडी ले गए ना? जी सर। साहब, ये मेरा बेटा जय मेहता, ये कल रात से घर नहीं लौटा है। हम इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। ये अपने कॉर्पोरेट धर्मेश जी है ना, उनकी बहन और मेरा बेटा, मतलब ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे साहब, शादी करने वाले भी थे। लेकिन धर्मेश जी अपनी बहन की शादी कहीं और करना चाह रहे हैं। और हमको लगता है कि धर्मेश जी ने ही हमारे बेटे के साथ कुछ किया है। तो आपका पूरा शक धर्मेश पे है? जी। देखिए, हम आपके बेटे की मिसिंग रिपोर्ट्स लिख रहे हैं और उसकी छानबीन भी करेंगे। आप बेफिक्र रहें, वो जहां कहीं भी हम उसको ढूंढ निकालेंगे। सर एक बात और थी, कल रात को घर लौटते वक्त जय और तेजल आपस में बातें कर रहे थे। शायद वो मिलने वाले थे कहीं पे। सांझा रेस्टोरेंट, यही नाम था सर। सांझा रेस्टोरेंट। बस स्माइल करो ना। हाँ, ये रवीना पार्क में 10 मिनट बैठे रहते हो। पोज चेंज करो, चलो अभी। अरे ठीक है ना। वाह वाह। मम्मी, हाँ अरे बैठो। थोड़ा नजदीक आओ। शर्मा क्या रहे हो आप लोग? थोड़ा स्माइल करो। अब हाँ, स्माइल ऐसे बड़ी भी आगे मत करो यार। स्माइल करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे। अरे ठीक है ना। अपने पुराने फोन को करो अलविदा, आ गया है नया टच स्क्रीन फोन। चेक दिस आउट। अरे देखो इस डब्बे को। अरे छोड़ो, देखो इसमें, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अरे बेटा, मैं इसे चलाऊंगा कैसे? ना यहाँ पर टेंशन मत लो। क्या कीपैड के पीछे टच स्क्रीन फर्स्ट क्लास। डैड उठो ना डैड, जॉगिंग पे जाना है डैड। डर वक्त मोड़ करो जो। हाँ चल रहा हूँ। तो रेडी है? हूँ तो ऑलवेज रेडी। चलो लेट्स गो। चल।
कहाँ जा रहे हो? अरे ये लड़का ना दौड़ा दौड़ा कर मेरी जान निकाल देगा। अच्छा उससे जाकर कहो कि मैं डैड उठो ना डैड, जॉगिंग पे जाना है। डर मूड करो शुद्ध में। हाँ चल रहा हूँ। सर साहब कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? बताइए ना साहब। देखिए, हमने सांझा रेस्टोरेंट में छानबीन की, वहां पर किसी ने भी जय को नहीं देखा। लेकिन आपने धर्मेश से पूछताछ की? साहब उससे पूछे ना कि मेरा बेटा कहाँ है, उसी ने कुछ किया है मेरे बेटे के साथ। साहब आप उसे अरेस्ट कीजिए ना। बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और वो शहर के एक इज्जतदार आदमी है। बिना सबूत के आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। हमें हमारा काम करने दीजिए, हम ढूंढ रहे हैं आपके बेटे को। जय को गुमशुदा हुए 4 दिन बीत चुके थे, मगर पुलिस अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन मिस्टर मेहता ने ठान लिया कि जब तक उनके बेटे की कोई खबर नहीं मिलती वो पुलिस स्टेशन से नहीं हिलेंगे। मिस्टर मेहता हर रोज इसी उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन आते कि उनके बेटे की कोई खबर तो मिलेगी, और हर रोज उनकी उम्मीद तोड़ दी जाती। उधर मिसेस मेहता भी घर पर हर दिन अपने बेटे की खबर मिलने का इंतजार करती, लेकिन उन्हें भी बस मिस्टर मेहता की थकी और उदास नजरों का ही सामना करना पड़ता। लगता है इंस्पेक्टर साहब ने धर्मेश को पूछताछ के लिए बुलाया है। हाँ। अरे आप लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? चलिए बाहर, चलिए बाहर। अरे चलिए बाहर, चलिए। नहीं, चलिए बाहर, जाइए, जाइए बाहर। औकात है आप। क्या चल रहा है? मैं रोज यहाँ अपने बेटे के बारे में पूछने आ रहा हूँ और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। आप अपना काम नहीं कर रहे। देख रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ। आप इस तरीके से मेरे सर पे बैठेंगे तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी? तो बहुत हो गया आपका, जाइए अब यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए। इतने दिनों से धरना लगा रखा है। अगर किसी माँ बाप से उनका जवान बेटा इस तरह जुदा हो जाए तो उनके गम को शब्दों में बयान करना असंभव है, और ऊपर से अगर सियासत और कानून की सांठ-गांठ उनकी जायज उम्मीदों का गला भी घोट दे तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी। मिस्टर मेहता को उम्मीद थी कि धर्मेश से पूछताछ के बाद शायद उन्हें अपने बेटे की कोई खबर मिले, लेकिन यहाँ तो उन्हें सब इंस्पेक्टर और धर्मेश के बीच ही मिलीभगत नजर आ रही, और ऊपर से धर्मेश के इस बर्ताव से अपने बेटे को तलाशने का उनका जज्बा एक झटके में जमीन पर आ गया। कहाँ जा रहे हैं?
जितवा दे आप। हमें हमारा काम करने दीजिए। इतने दिनों से धरना लगा रखा है। इस बार के चुनाव में हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझ गए? पुलिस स्टेशन में धरना देने के बाद अब यहां आए हो धरना देने? मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं वो तुम्हारी बहन से कभी नहीं मिलेगा। उसकी मां घर में उसका इंतजार कर रही है। मुझे मेरा बेटा वापस कर दो धर्मेश। मुझे मेरा बेटा दे दो। मुझे मेरा बेटा दे दो। मुझे मेरा बेटा दे दो। क्या कर रहे हो आप? संभालो अपने आप को। जय, तुमने कितना तंग करके रखा बदमाश। कहाँ था तू? कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमें खुद ही ढूंढना होगा अपने बेटे को। खुद ही ढूंढना होगा जय को। मैं सारा शहर छान मारूंगा, अपने बेटे को वापस लाऊंगा। अपने बेटे को मैं जरूर वापस लाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं अकेले जाऊंगा। आप अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं भी साथ चलूंगी आपके। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा? तुम अपने आप को ठीक रखो और मेरा ख्याल रखो। तुम कहती थी ना कि मैं जय से कुछ कहता नहीं। अगर मिलेगा ना, कान पकड़ के ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हुआ मैं? सुनिए, आपने इस लड़के को कहीं देखा है? सुनिए, आपने इस लड़के को कुछ दिन पहले यहां देखा था, किसी से लड़ते झगड़ते हुए? जी नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। I'm sorry। कल रात को घर लौटते वक्त जय और
तेजल आपस में बातें कर रहे थे। शायद वो मिलने वाले थे कहीं पे। सांझा रेस्टोरेंट, यही नाम था सर। राहुल ने कहा था जय राहुल के घर से सांझा रेस्टोरेंट के लिए निकला और वहां पहुंचा नहीं। इसका मतलब है वो बीच में ही कहीं। दोनों ही रास्ते सांझा रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। डैड एक बार नए रास्ते पे चल के तो देखो, अचानक लाइफ हमको कहां पर ले जाए। कम ऑन डैड। बाइक का सुनिए, आपने कुछ दिन पहले इस लड़के को यहां से बाइक पे जाते हुए देखा था क्या? साहब एक छोकरे को तो देखा था, पर चौकस नहीं बोल सकता कि यही था। उस रात को बहुत जोरदार टक्कर हुई थी। वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, मैं घबरा गया। वहाँ भागकर देखा तो एक मोटरसाइकिल पड़ी है, में एक छोकरा पड़ा है। अब वो मर गया था कि जख्मी था मुझे नहीं मालूम। उसको उठाने की कोशिश की तो मैं सोचा गांव वालों को मदद के लिए बुला लूं तो इसकी कुछ मदद हो जाएगी। जब गांव वालों को वापस लेकर आया तो उधर मोटरसाइकिल भी नहीं थी, ने छोकरा भी नहीं था। दोनों ही गायब हो गए। पता नहीं किसने गायब कर दी। देखिए उस सड़क पर हफ्ते पहले कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और ये जो आप मुझे टूटे हुए शीशे दिखा रहे हैं, हो सकता है किसी पुराने एक्सीडेंट के हो। साहब आप एक बार चलकर देखिए तो सही। आपको क्या लगता है हम यहाँ पे अपना काम नहीं कर रहे हैं क्या? अरे हमारी पुलिस 24 घंटे वहाँ गश्त पे होती है, कुछ हुआ होता तो हमको जरूर मिलती रिपोर्ट। साहब अगर हमें अपना काम करने चाहिए। एक्सीडेंट? ऐसे कैसे हो सकता है? घबराओ मत, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका इलाज किसी हॉस्पिटल में जरूर चल रहा होगा। हम ढूंढ निकालेंगे उसे, सारे हॉस्पिटल में जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम अपने जय को जरूर वापस लाएंगे। ये लड़का यहाँ लाया गया, 24 साल का है। नहीं, इस लड़के को देखा आप? नहीं। इस लड़के को देखा है यहाँ? नहीं साहब, लेकिन एक बार आप मुर्दा घर में जाके देखिएगा, शायद कोई। नहीं, ये हमारा बेटा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे जय को कुछ नहीं होगा, वो हमें जल्दी मिल जाएगा। चल चल। साहब
आप एक बार मेडिकल इंस्टीट्यूट चले जाइए। कभी कभी कुछ लाशें जो लावारिस होती हैं वहाँ स्टडी के लिए ले जाई जाती हैं, तो आप एक बार वहाँ ज़रूर चले जाइए। देखिए, यहाँ तो लावारिस बॉडीज आती है या फिर डोनेटेड, और ये सारी बॉडीज लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद यहाँ लाई जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बॉडी बिना शिनाख्त के यहाँ लाई गई। साहब, एक बार हमें देख लेने दीजिए ना, हम संतुष्ट हो जाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिए। एक्चुअली हमें परमिशन नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको बॉडीज दिखाता हूँ। आई जय बेटा, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? देखो, जय उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। जय बेटा, जय यही हमारा बेटा है, हम इसे यहाँ से ले आएंगे। मेहता जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी बॉडी हमारे इंस्टीट्यूट की हो गई, हमारे लिए बॉडी आपको देना नियम के खिलाफ है, और अब हमारे स्टूडेंट इस बॉडी के साथ। क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरा बेटा है, क्या नाम है इसका? मैं इसका सिर्फ संस्कार करना चाहता हूँ साहब। तो ये कहाँ से अनएथिकल है, कहाँ से इलीगल है? ये मेरा बेटा है साहब। देखिए, ये बॉडी यहाँ एक लावारिस लाश के तौर पर लाई गई। कौन कहता है लावारिस है? कौन कहता है लावारिस है? इसका बाप आपके सामने खड़ा है। पुलिस की रिपोर्ट है हमारे पास। पुलिस ये बॉडी यहाँ लेकर आई थी। पुलिस? जय का शव लावारिस कैसे हो सकता था? क्या पुलिस या मेडिकल इंस्टीट्यूट से कोई भूल हुई थी? एक पिता के जवान बेटे का शव उसके सामने था। वो बिलख बिलख कर उसे अपने साथ ले जाने की विनती कर रहा था, और उनसे कहा जा रहा था कि अब उनके बेटे का मृत शरीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के काम आएगा। यानी अब वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, बल्कि उसके मृत शरीर को चीरा फाड़ा जाएगा। जय के गुमशुदा होने के 12 घंटों के भीतर ही मिस्टर मेहता पुलिस स्टेशन गए और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी फोटो भी दी थी। तो फिर जय के शव को लावारिस कैसे समझा गया? क्या इस सब के पीछे कोई गुत्थी थी, कोई साजिश, कोई रहस्य? देखिए इसको, एक लावारिस लाश है ये, इसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई थी, इसलिए हम इसको यहाँ ले आए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने रिपोर्ट लिखवाई और इतने दिनों से मैं पुलिस के चक्कर लगा रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा है? ना कोई आई कार्ड मिला, ना कोई मोबाइल फोन, और यहाँ तक कि इसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये इसका फोटो है। मेहता साहब, सभी मुर्दे एक जैसे दिखते हैं, तो क्या सभी आपके बेटे हैं क्या? मैं एक बाप हूँ, क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा? देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, और जिस हालात में आप हैं उसमें ये सब होना वाजिब। अब समझ रहा हूँ मैं, जी तुम सबकी मिली भगत है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, देख लेना, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। चलिए। हेलो, सुन बुड्ढे, बेटा तो मर गया तेरा, उसकी लाश लेने के पहले तू भी मरेगा, समझा? के डॉक्यूमेंट्स कहाँ? मैं इतने दिनों से अपने लापता बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बता रहा।
वो मारा जा चुका है और थाने में इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो लावारिस से। ये देखिए साहब, ये राशन कार्ड, ये उसकी डिग्री, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहता हूं साहब, मुझे लाश दिलवा दीजिए बस। देखिए, हमारे सब इंस्पेक्टर से कोई भूल हो गई होगी, पर ऐसे केसेस में कभी कभी हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, इसकी छानबीन मैं खुद करूंगा। कोई भूल नहीं हुई है और आप छानबीन मत करवाइए। मुझे मेरे बेटे की बॉडी चाहिए, और अगर आप आश्वासन दे रहे हैं ना, तो अब मेरे पर हिम्मत नहीं बची। आप जानते हो, आप पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हो। आपके पास कोई सबूत है? आखिर क्या गलती थी इस पिता की? यही कि वो अपने बेटे के शव को अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर सके। आखिर कौन सा सिस्टम, कौन सी व्यवस्था थी ये जिससे उन्हें इस तरह से जूझना पड़ रहा है? और कौन लोग थे इस सिस्टम में जहां एक बुजुर्ग को धमकी भरे फोन आ रहे थे, उनके साथ इतना भद्दा बर्ताव किया जा रहा है? लेकिन इस बर्ताव ने मिस्टर मेहता के इरादों को और मजबूत कर दिया। उन्हें शक तो हो ही गया था कि कहीं ना कहीं इस सब में सब इंस्पेक्टर जरूर शामिल है, और अब उस एक सुराग की तलाश में उन्होंने सब इंस्पेक्टर की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। आप फिर आ गए? मुझे मेरे बच्चे की बॉडी चाहिए। सबूत लाइए और ले जाइए। हमने कब रोका आपको? सुनो, वो पटेल वाले केस की फाइल लाओ। ये इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, एक पार्टी मिली है साहब। अब तैयारी हो गई? हाँ हो गई साहब। चलो। इसका पॉकेट चेक करो, लेके जाओ इसको, सब कुछ निकालो इसके पॉकेट में पूरा। क्या निकला? पर्स है। तू सुन, तू बता किसका लावारिस का वो बनवा रिपोर्ट। जी सर। कौन है वहां? चलो। देखिए, हम आपके बेटे की मिसिंग रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, उसकी छानबीन भी करेंगे। देखिए, हमने सांझा रेस्टोरेंट में छानबीन की, वहाँ पर किसी ने भी जय को नहीं देखा। हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए, कुछ सड़क पर हफ्ते पहले कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा है? ना कोई आई कार्ड मिला, ना कोई मोबाइल फोन, और यहाँ तक कि इसका चेहरा तक पहचान में नहीं आता। दूध लाइए और ले जाइए। हमने कब रोका आपको? इसका पॉकेट चेक करो, लेके जाओ इसको, सब कुछ निकालो इसके पॉकेट में पूरा। क्या निकला? बस है। तू सुन, सुबह तक इसका लावारिस का वो बनवा रिपोर्ट। जी सर। कार्ड वार्ड निकाले। मिस्टर मेहता के वीडियो ने पूरे प्रशासन की नींव हिलाकर रख दी है। सर, आपको इस बात का जवाब देना होगा। सर, आप लोगों को जवाब देना होगा। सर, जवाब दीजिए। सर, प्लीज जवाब दीजिए। हमें जाने दो। सर, जवाब प्लीज, हमें जवाब चाहिए इस बात का। हमें आने जाने दो।
एक मिनट। हम पहले ही कह चुके हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हम पुलिस के काम की निंदा करते हैं। हमें अफसोस है मेहता साहब के बेटे की मौत का। हर रोज की तरह उस दिन भी हम रोड में गश्त पे थे। उस इलाके में दुर्घटना और वारदातें होती रहती। जय का भी हिट एंड रन का केस था और जब हमने वहां देखा तो सड़क पर उसकी बाइक पड़ी थी और सड़क के किनारे जय पड़ा था। हमने आसपास देखा, कोई नहीं था, वो मर चुका था। और मौका देखते ही जय के सारे आइडेंटिटी कार्ड्स और सिम कार्ड जला दिए ताकि उसकी बॉडी को लावारिस बनाने में आसानी हो सके। हर बॉडी के रेट फिक्स थे। मेडिकल इंस्टीट्यूट से लावारिस की झूठी रिपोर्ट्स हमने इंस्टीट्यूट को दे दी और उनसे पैसे ले लिए। हमें बॉडीज की इंस्टीट्यूट से अच्छी रकम मिलती थी। अगले दिन जब मिस्टर मेहता जय की रिपोर्ट लिखवाने आए तो हमें पता था कि जो बॉडी है वो उनके बेटे जय की बॉडी है। हम इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए और हमने मिसिंग की रिपोर्ट लिख ली। उसके खिलाफ जो भी सबूत थे हमने सब मिटा दिए। जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति के इस दुनिया में रहने और जीने के अपने हुकूक होते हैं, उसी तरह मृत्यु उपरांत विधिवत अंतिम संस्कार भी एक वाजिब हक है। मिस्टर मेहता ने अपना बेटा जरूर खोया था, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती और उनके लिए तो उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनका बेटा जय, मरने के बाद भी हर वक्त उनके साथ था। फोकस में आ रहा ना डैड, स्मार्ट ऐसे स्टाइल मार जय। अभी बॉडी डोनेशन और बॉडी स्नैचिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। डोनेशन यानी दान व्यक्ति स्वेच्छा से करता है और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जहां मृत्युपरांत व्यक्ति का शरीर और उसके अंग दूसरों के काम आते हैं। लेकिन जय का केस बॉडी स्नैचिंग का था, जहां खुद पुलिस एक घिनौनी कालाबाजारी कर रही थी, शवों का व्यापार। मिस्टर मेहता के खुलासे और सब इंस्पेक्टर की गवाही से ऐसे कई और केसेस सामने आए जहां पुलिस ने शवों की शिनाख्त किए बगैर उन्हें लावारिस घोषित करके मेडिकल इंस्टीट्यूट को बेच दिया। वहीं इस कालाबाजारी में लिप्त मेडिकल इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के 2 लोगों को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के सेक्शन 19 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 7 साल कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रूपेश मनिहार को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के सेक्शन 18 के तहत 2 साल के लिए मेडिकल काउंसिल से निष्कासित कर दिया गया और आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 2 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। सब इंस्पेक्टर दिनेश शाह और उनके 2 सहयोगी हवलदारों को एक्सीडेंट केसेस की ठीक से जांच पड़ताल न करके अपनी ड्यूटी से बेईमानी करने के आरोप में आईपीसी की धारा 166 और 119, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120B, शवों के व्यापार के लिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के सेक्शन 18 और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 161 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 7 के तहत 7.5 साल कैद की सजा सुनाई गई। न जाने मिस्टर मेहता जैसे कितने पिताओं ने अपने बच्चों को यूं ढूंढने की कोशिश की होगी। आज इंसान अपने फायदे के लिए जीवित व्यक्ति का इस्तेमाल तो करता ही है, लेकिन अब उसका लालच इतना बढ़ चुका है कि वो शवों को भी नहीं बख्शता है। बेशक इस मामले में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने कानून की वर्दी को दागदार किया, लेकिन इस घटना की वजह से पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा किया जाए, ये उचित नहीं। देश भर में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मी कुछ घटिया वर्दीधारियों की वजह से बदनाम हो, ये गलत होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।